हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ाया हुआ था, मैंने बोला था कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, चाहे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, चाहे हम स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं, चाहे हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, हर किसी कैपेसिटर के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो यही है। हमें प्रिंसिपल वही लगाना है, प्रिंसिपल उसी तरीके की चीजें डिफाइन करनी है हर किसी में। हालांकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल तो शायद आप समझ सकते हैं खुद से ही कि क्या करना है उसमें। और लास्ट में क्योंकि मैंने जो आपको वीडियो कराया हुआ था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जो दोनों प्लेटें थी वो पैरेलल थी, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है एक हिसाब से। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखो इसका डेरिवेशन अगर हमें करना है तो हम सिंपल इस तरीके से दो प्लेटें ले लेते हैं। अक्सर बुक में इसको एक सिंगल लाइन से भी दिखाए देते हैं और इस तरीके से भी दिखा देते हैं प्लेट को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको कैसे भी दिखाएं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और सिंपल लाइन से भी दिखा सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था। आप इस तरीके से एक लाइन दिखा दीजिए, यहाँ पे आप पॉजिटिव दिखा दीजिए, और आपको पता है आपने इसको पॉजिटिव दिया, ठीक है, इस वायर से आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। इसके सामने आप दूसरी प्लेट रखते हैं, इंड्यूस्ड इफेक्ट से इसके सामने कैसा चार्ज आएगा बोला था मैंने, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव। नियर साइड पे नेगेटिव आएगा और जो दूर वाली साइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में कि जो ये पॉजिटिव के सामने नेगेटिव है, ये पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, रिजल्टेंट देखने के लिए हमें पॉजिटिव को हटाना पड़ता है। तो पॉजिटिव को हटाने के लिए हमने क्या किया था, इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया था। इस प्लेट को हमने इस तरीके से ग्राउंडेड कर दिया था, अर्थ से जोड़ दिया था, ये आपका अर्थ हो गया था। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के पास चला गया। तो इस डायग्राम को आप इस तरीके से बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लेट शेप में आ जाएगा थोड़ा सा ये, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको शेप दे दिया है प्लेट के फॉर्म में, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर आपका नेगेटिव हो गया। थोड़ा बड़ी छोटी हो गई है, कोशिश कर लो कि अगर बराबर हो जाए तो बढ़िया लगे। इनके बीच की डिस्टेंस आपने सपोज डी रख दी। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, ये दो प्लेटें हो गई, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके तीन रीजन को थोड़ा सा डिस्कस करने की मैं कोशिश करता हूँ कि तीन रीजन हो गए। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेट स्टेक प्लेट ए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड with positively charged with charge density प्लस सिग्मा, ठीक है। इसकी मैंने चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा ले ली, कॉमा एरिया कैपिटल ए। जो एक प्लेट है, प्लेट का एरिया कैपिटल ए ले लिया। सपोज जैसे ये एक प्लेट है, इस प्लेट का एरिया मैंने पॉजिटिव ए दे दिया आपको, ये जो प्लेट रखी हुई है इसका एरिया पॉजिटिव दे दिया, इसको ए दे दिया है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हो। तो दो चीजें हो गई, पॉजिटिव चार्ज दिया है और एरिया मैंने ए रखा है इसका, ठीक है। तो दो चीजें हमने कर ली यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया ए हो गया और इसको हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट अस प्लेस another plate, let us place another plate let us plate another plate, हमने एक दूसरी प्लेट रखी, let us place another plate B, ठीक है, at a distance small d from plate A and of plate area कैपिटल ए। इस प्लेट का एरिया भी कैपिटल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए और बी तो इनके नाम है, पी क्यू कर दो अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लेट के नेम आप पी एन क्यू कर सकते हैं। तो लेट टेक अ प्लेट पी
पॉजिटिवली चार्ज विथ चार्ज जैसे इतना एरिया है, लेट अस स्प्रेड अनदर प्लेट पी की जगह पे क्यों लिख, सॉरी बी की जगह क्यों लिख दो, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। प्लेट एरिया इसका भी ए है, इसमें लिखेंगे ड्यू टू इंड्यूस्ड इफेक्ट, ड्यू टू इंड्यूस्ड इफेक्ट। इंड्यूस्ड इफेक्ट क्यों कह रहे हैं, देखो इसको तो मैंने वायर से कनेक्ट किया हुआ है ना, इसको मैंने किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से आएगा। और इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से कैसे आता है, जो नियर सरफेस होगी उस पर अपोजिट चार्ज आएगा, तो प्लस के सामने नियर वाली में निगेटिव आ जाएगा, और जो दूर वाली है जैसे ये है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और इधर वाली में पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को हटाने के लिए हमने उसको ग्राउंडेड किया हुआ है, तो हम कहेंगे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये ग्राउंड को चला जाएगा। तो हमने क्या कहा कि ड्यू टू इंड्यूस्ड इफेक्ट, इंड्यूस्ड इफेक्ट द प्लेट Q acquires negative charge in the near surface, while positive charge in outer surface, लिख दीजिए इसकी outer surface, ठीक है। फिर लिखेंगे, फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, देखो लेट अस जॉइन प्लेट बी विथ अर्थ, या अर्थिंग कर दो उसकी, द पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेस विथ अर्थ, तो अर्थ के साथ ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हेंस ओनली नेगेटिव चार्ज रिमेन, हेंस only negative charge remains in plate Q, ठीक है। अब यहां तक नोट करिए इसको जल्दी से, इसको पहले लिखिए, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब यहां ध्यान दीजिए, अब आपको पता है जो कोई पैरेलल प्लेट होती है, कोई अगर प्लेट होती है प्लेन प्लेट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपने डायग्राम बना दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे बन रहा है। अब आप लिखते हैं, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इन प्लेट P क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में मैं इस डेरिवेशन को दो तरीके से करा सकता हूँ, मैं दोनों मेथड से आपको करा के दिखाऊंगा। आप दोनों तरीके से इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहला मेथड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ये प्लस सिग्मा, कुछ बुकों में ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे सिग्मा है तो इसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये कौन सी प्लेट के लिए हो गया, P प्लेट के लिए। सिमिलरली फॉर प्लेट P, फॉर प्लेट Q वो कितना हो जाएगा, EQ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे भूल जाते हैं, फिर भूल गए, वो क्या सोच रहे होंगे कि अरे सर ने यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे तो माइनस लिखना चाहिए था, माइनस क्यों नहीं लिख रहे, लिख दो माइनस। माइनस लिखने का मतलब हो गया कि फिर खुद का बंटाधार कर देना, खत्म कर देना टॉपिक को बिल्कुल अपनी तरफ से। माइनस नहीं लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कभी गलती नहीं करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के साथ प्लस माइनस का साइन यूज नहीं होता है, डायरेक्शन होती है। और हमने पढ़ा था कि पॉजिटिवली अगर चार्ज प्लेट होगी, अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे आउटवर्ड होंगी, इधर की तरफ भी आउटवर्ड, इधर की तरफ भी आउटवर्ड। और अगर ये निगेटिवली चार्ज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख देना है, यहाँ लिख देना है आउटवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है क्या, इनवर्ड। माइनस साइन यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मतलब देखो, अगर इसके लिए आप वैसे जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाते तो प्लस से माइनस दिखाते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है हमारा डायरेक्शन, प्लस से माइनस की तरफ। क्यों, क्योंकि प्लस से आउटवर्ड है। आप ये समझिए, ईपी अगर मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे ईपी ये है, पी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट के आउटवर्ड, क्यू वाले का इनवर्ड होगा, तो ईक्यू हो गया। समझ रहे ना, जो आपके पास ये पी प्लेट है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आउटवर्ड,
और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से इनवर्ड होगा, तो ईपी भी इसी डायरेक्शन में होगा, ईक्यू भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब इस रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है तो क्यू प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, और जो ये पी प्लेट है पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा आपका ईपी। इस रीजन की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और नेगेटिव वाले का तो इनवर्ड ही होना है। ये प्रीवियस आपको अगर कुछ बच्चों ने मेरे पहले के वीडियो फॉलो नहीं किए हैं तो उनसे बोलूंगा शायद, या तो मुझे है नहीं ऐसे देख लेना, लेक्चर नंबर 22 है या ऐसे कुछ है शायद, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी वो दो अगर पैरेलल प्लेटें रखी जाए गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तब याद नहीं है एग्जैक्टली, मुझे देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर दो पैरेलल प्लेटें एक दूसरे के सामने रखी जाएं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, उनके बीच के रीजन में कैसे निकलेगा, लेफ्ट में कैसे निकलेगा, राइट में कैसे निकलेगा। तो आपने यहाँ देखा मैं हर चीज को समझा रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास दो मेथड है पढ़ाने के, एक मेथड तो ये वाला है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, लेकिन जब एक बार आपको आ गया तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो 2 मिनट का काम था, मैं खाली परेशान हो रहा था। तो यहाँ पे आपने देखा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ देखा इसमें डायरेक्शन दोनों की सेम है, यहाँ अपोजिट है और यहाँ भी अपोजिट है। तो इसको मैंने रीजन बोल दिया, इसमें बोल दिया, इसको फर्स्ट रीजन बोल देते हैं, इसको सेकेंड रीजन बोल देते हैं, इसको थर्ड रीजन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब लिख दिया हमने। तो हम फर्स्ट रीजन की बात कर लेंगे, इसमें लिखेंगे ई फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका ईपी माइनस ई क्यू, क्यों माइनस किया क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सोचो अब तुम वहां माइनस लिख देते तो यह प्लस हो जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है, इसलिए जीरो हो गया। देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। ऐसे ही अगर मैं ई थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड रीजन को देखो, ई क्यू और ईपी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या आपका यहाँ भी ईपी माइनस ई क्यू होगा, तो ये भी क्या होगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये कौन से रीजन की बात है, थर्ड रीजन की बात चल रही है, यहाँ भी जीरो हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन क्या होगा आपका, देखो ई सेकंड की बात जब हम करते हैं तो बच्चों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा ईपी प्लस ई क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ये कौन सा रीजन हो गया, सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इक्वल टू ई, इसको हमने ई बोल दिया, मान लीजिए इसको ई। तो आपने ये देखा, अगर मैं डायरेक्ट बोल देता कि बच्चों दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आप रट रहे होते, मेरे को रटाना है नहीं, पढ़ाना है, समझाना है। तो ये पुराने एक टॉपिक का रिवीजन जैसा भी आप मान सकते हैं, और नए टॉपिक में आप करने का तरीका भी सीख सकते हैं। आप इतना एग्जाम में अगर ना भी करें तो आपको याद रहेंगी चीजें, ऐसे याद करोगे रटोगे कि अच्छा उसके बीच में ये होता है, तो गड़बड़ होने की संभावना है। फिर कोई बच्चा सोचेगा उसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, वहां ये नहीं, हमको सीखना है। सीखा हुआ रहेगा तो 2 मिनट में निकाल देंगे। तो इसके बीच में कितना रहता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहता है हमारा, ठीक है। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल दिया, दूसरा मेथड भी है, पहले मेथड से कंप्लीट करते हैं। तो हमने कहा, यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना होता है, E इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या थी, E इज ग्रेडियंट पढ़ाया था, अगर कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट dv अपॉन dr होता है, मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का जो चेंज है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाता है, टेम्परेचर का चेंज टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे मैंने समझाया था, आग जलाओ, इसको रख दो यहाँ पे, तो ये गर्म एंड ज्यादा गर्म होगा और ये ठंडा रहेगा, तो यहाँ से आपका ये ज्यादा गर्म है और यहाँ कम गर्म होगा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर आपकी चेंज करोगे तो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, dv अपॉन dr इक्वल टू, सपोज पोटेंशियल चेंज को मैं v से दिखा देता हूँ, dr, ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो d है, ये डिस्टेंस मतलब मैंने कहा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है और ये डिस्टेंस कितनी है d, तो v अपॉन d लिख सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू
क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आपका निकल के आ गया पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको नोट करिए जल्दी से। अब 1 मिनट का डेरिवेशन है, डेरिवेशन इसका खत्म। ठीक है, यहाँ तक हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस लिख दो। कैपेसिटेंस क्या था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब हर डेरिवेशन के अंदर मैं तुम्हें एक ट्रिक समझा देता हूँ। करना क्या है, जैसे बच्चे हर डेरिवेशन को याद ना करें, ऐसे थोड़ा सा अपने दिमाग में, जैसे मैंने आपको गॉस लॉ एप्लीकेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था थीटा 0 हो जाएगा हर जगह। एक फ्लक्स आपने E डॉट डी एस से निकालना है और एक फ्लक्स आपको निकालना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। फिर आपको क्या करना था, उन दोनों फ्लक्स को आपने इक्वेट कर देना था। अब उन इक्वेट कर देते इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाता था। अब आपको आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है। अब फ्लक्स तो आपने निकाला, फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया था वहाँ पे। अब इसमें क्या करना होता है आपने, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फिर इस फॉर्मूले की मदद से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। E इक्वल टू वी अपॉन डी से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका पोटेंशियल निकल गया, पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लेना है, फिर पोटेंशियल ढूंढ लेना है, पोटेंशियल से फिर कैपेसिटेंस ढूंढ लेना है। क्यों, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो बच्चों Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी हो जाएगा। अब हमें पता था, देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्यू बाई ए होता है। तो सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू बाई ए। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी है। तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए इंटू डी लिख दिया। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस का मेरा फॉर्मूला आ गया है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नोट करिए इसको, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सेकंड मेथड करने से पहले, सेकंड मेथड से मैं इसको करवा रहा हूँ ये। अभी इसको मैं यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला निकल के आ गया। आपने पहला मेथड सीख लिया किस तरीके से निकलता है। सेकंड मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बातें भी करेंगे। देखिए पहले हम इसको यहाँ से इस टॉपिक को पूरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आपके पास फॉर्मूला आया है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब आपसे साथ में पूछ दिया जाता है कि आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई डिराइव या फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ऑल्सो गिव द पैरामीटर्स और फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको उन फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है जो उसके कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कैसे कैसे आप देखिए, आपने फॉर्मूला देखा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी जा रही है आपसे, बहुत बेसिक सी चीज पूछी जा रही है। कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। किस पर डिपेंड करेगा, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को देख करके लिख सकते हैं। ये एग्जाम में वैसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको जरूरी नहीं है कि ड्राइव इसके साथ ही करने के लिए पूछा जाए, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अगर हम किसी कैपेसिटर की बात करते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर लें या कैपेसिटर की बात करते हैं, तो उसमें जो कैपेसिटेंस है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला C जो है वो एरिया पे डिपेंड है। एरिया ऊपर लिखा है तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो C भी ज्यादा होगा, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, अगर ऐसे दो पेज रखो आप, ऐसे बड़े बड़े से दो पेज रखो एक दूसरे के सामने और दो छोटे छोटे पेज रखो ऐसे सामने, इस टाइप से छोटे पेज, तो जब बड़े पेज होंगे एरिया ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर छोटे होंगे एरिया कम होगा तो चार्ज भी कम स्टोर करेंगे। जैसे अगर बड़ी प्लेट्स होंगी तो वो चार्ज को ज्यादा स्टोर करेंगी, और अगर छोटी प्लेट्स होंगी तो चार्ज को कम स्टोर करेंगी। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एरिया ज्यादा है
तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर लिखा हमने कि C प्रोपोर्शनल टू A। इस फॉर्मूले को देख के लिख रहा हूं मैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया A। ठीक है, प्लेट एरिया अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और प्लेट एरिया अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो आपसे अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई कैसे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे कि ग्रेटर द प्लेट एरिया ग्रेटर विल बी दी कैपेसिटेंस। सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा है यहां से C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, हालांकि ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अब बच्चों एक बार अगर सोचो, अगर मैं यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह अगर इसके बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देता, अगर मैं यहाँ पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दूंगा तो क्या होगा कैपेसिटेंस पे इफेक्ट। तो मीडियम होता तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता। अगर मैं यहाँ पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करता तो फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता, एप्सिलॉन आ जाता। तो फिर उसमें एप्सिलॉन आता, तो कहने का मतलब है परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा, ये अर्थिंग कराई थी, बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा था, और मैंने पढ़ाया था कि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटेंस, तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक मीडियम है, तो मीडियम रखने से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेंस क्या, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करता है अगर आप मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आप बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पॉइंट आपका क्या चीज है बच्चों, देखो थर्ड पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, C प्रोपोर्शनल टू 1/D। ठीक है, डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू, डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस आपका ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो मतलब ये नजदीक नजदीक होंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया, कम है तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज है, इंड्यूस्ड इफेक्ट ज्यादा होगा अगर डिस्टेंस उनके बीच की कम हो जाएगी। अब एक प्लेट यहाँ रखिए, तुम्हारे पास रखिए, कहाँ इंड्यूस्ड इफेक्ट होना। इंड्यूस्ड का मतलब ऐसे समझो प्रभावित होना, प्रेरित होना किसी चीज से। तो वो आसपास जब चीजें रखी होंगी तभी तो वो उसको इंड्यूस करेगा। अगर वो, जैसे इंड्यूस करने का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सामने हम आयरन रखते हैं, तो जब आयरन को रखते हैं तो वो खींचा चला जाता है। तो हम बोलते हैं कि मैग्नेट के सामने रखा हुआ आयरन खुद मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है वो। तो उसको इंड्यूस करके मैग्नेट ने अपनी सोबत में लेके आयरन को भी मैग्नेट बना दिया। ये बाद में आप लोग पढ़ेंगे। तो जब वो खुद मैग्नेट बन गया तो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है। कभी भी ये ध्यान लगाना, मैग्नेट आयरन को नहीं करता है, मैग्नेट ने उसको इंड्यूस्ड किया तो आयरन को वो नहीं अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जब मैग्नेट के सामने आयरन रख रहे हैं तो आयरन खुद मैग्नेट बन जा रहा है। तो वैसे इंड्यूस्ड इफेक्ट जो होता है, अगर वो पास रखे होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मैग्नेट यहाँ है, आयरन बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसको इंड्यूस्ड इफेक्ट कम होगा, कम उसको प्रभावित करेगा। नजदीक आते जाएगा तो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज है। अब इसको देखिए, अगर डिस्टेंस के ऊपर जो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बच्चों हम पहले मेथड से तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड नंबर 2 भी है। अब हम उसको करते हैं कि अगर हमारा मेथड नंबर 2 से हमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मेथड नंबर 2 से तो क्या पूछा जाएगा, अपने समझने के लिए हम लोग मेथड नंबर 2 को कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 कैसे करते हैं, देखिए। अब यहाँ पे आपने ये पूरा टॉपिक आपका मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं बीच के आगे का पोर्शन, लास्ट का पोर्शन सब सेम रहेगा। मैं बीच के फॉर्मूले को, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बस, और नथिंग एल्स। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक चीज को चेंज करने वाला हूँ कि उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था उसका तरीका एक और होता है। देखिए, अब जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमें उसके बीच के रीजन से मतलब है। वैसे भी आप ये ध्यान लगाना, ये लेफ्ट और राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा, निकालना भी नहीं है यहाँ, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल सा डायग्राम बनाया। आप सीधे यहाँ पे भी बोल सकते थे कि बाय गॉस लॉ से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ कहता है फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोल दिया यहाँ पे ई है, और ये प्लेट का एरिया कितना था, ए, तो फाई इक्वल टू ई ए। तो बच्चों ई ए को सिंपल इक्वल कर दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो ई कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन ए को सिग्मा बोल सकते हैं। तो बात खत्म।
इतने से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। आपको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपको इसे चेंज करने की उस फॉर्म में करने की ज़रूरत है। आप इस डेरिवेशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बोर्ड पे करा दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद तो बच्चों वही वाली सारी कहानी थी, क्या v इज इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू वी अपॉन डी था, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, फिर वही q इक्वल टू सी वी था, तो c कितना हो जाएगा q अपॉन v। बाकी तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हैं। तो आपका सेकंड मेथड भी आप इस तरीके से बस इतना लगाना है वहां पे उसको, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसकी डायरेक्शन वगैरह देख के निकालते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक ये हो गया, कभी कभी थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है बात करते हैं। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही लिखा जाएगा, इसमें पूछ दिया जाता है पार्शियली filled with a medium। हम इसको पार्शियली फिल्ड कर देते हैं किसी मीडियम के साथ, ठीक हो गया। तो अब इसके डेरिवेशन को कैसे करना है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो तो हमने डेरिवेशन कर लिया। अगर हमसे बोल दिया जाए कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो पार्शियली फिल्ड है किसी डाइलेक्ट्रिक से, तो आपको फिर इसे ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव करते हैं देखिए, मान लेते हैं मैं इस डायग्राम को हटा करके थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, अब इसके बीच में मुझे रखना है तो विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी प्लेट हो गई। अब मेरे को इसका थ्योरी वगैरह तो समझाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी सब एक जैसी लगता है सब जगह, तो एक बार लिखते रहना वही वाली इंग्लिश की। इसको रखा, इसको पॉजिटिव दिया, इसके सामने वाली पे नेगेटिव आया, फिर उसके बाहर वाला कह रहा है मैं पॉजिटिव आऊँगा, हमने कहा चल भाग यहाँ से, अर्थिंग करवा दी, ये अर्थ करा दी, इनके बीच की डिस्टेंस डी रख दी हमने, इसके पास हमारा प्लस सिग्मा आ जाएगा, इसके पास हमारा माइनस सिग्मा आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो जाएगा, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक मीडियम रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। ये टोटल थिकनेस डी है, इसको मान लेते हैं हम टी कह देते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस के सामने क्या होगा, इंड्यूस्ड इफेक्ट से आपका माइनस आ जाएगा और माइनस के सामने प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका और जनरेट हो जाएगा। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग ई नॉट कहते हैं, नॉट मतलब खाली, जब ये जगह खाली थी तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ है, ये इस तरीके से प्लस से माइनस, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इसको मैंने ई डैश कह लिया, तो जहां पे एयर है, जहां पे खाली जगह है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और जहां पे आपका डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जब एयर थी तो ई नॉट था, अब मीडियम आने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश जनरेट हो गया है, तो जो ई डैश जनरेट हुआ है वो इस ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अब इसकी जो वैल्यू है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे कि ये हमारा ई डैश जो है वो ई नॉट की डायरेक्शन के अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में, वो होगा हमारा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई डैश। E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई नॉट माइनस ई डैश। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, अभी एक ई नॉट ये वाला हो जाएगा और एक E हो जाएगा हमारा मीडियम वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो हमने कहा कि भाई वो तो सारी चीजें हम लिख देंगे कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड in the free space is E नॉट। जब ये फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, और E नॉट की वैल्यू इट्स वैल्यू इज E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम क्या बोलते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस करवा रखा है ऑफ थिकनेस स्मॉल t, ठीक है, वन अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E dash is generated in opposite direction
टू ई, ई की अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट टू ई नॉट, सॉरी ई नॉट है, ई नॉट की अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यही वाली लाइन लिख दो यहाँ पे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई डैश, इसको लिख देता हूं मैं इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी मैंने कहा एप्सिलॉन है, देखो यहाँ एप्सिलॉन नोट था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आया था, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, ठीक है, अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं बच्चों। दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो फिर वही वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन E इक्वल टू क्या था, V अपॉन डी, तो V इक्वल टू E इंटू डी हो जाता है, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, उसको मैं V से दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेट्स है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने देखो आप क्या करने वाले हैं, देखो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, ठीक है, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला है, टोटल बेटा D है, ये T है, T में मीडियम है, D टोटल है, तो एयर कितने में बची D माइनस टी, तो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, D माइनस टी में, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, D माइनस टी में, और प्लस आप कर देते हैं यहाँ पे, प्लस ये वाला जो है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखा रखा है, और इसकी थिकनेस कितनी है, T है। तो हमने कहा कि ये रिलेशन हमने लिख दिया E नॉट डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, हमने बात कर दी है। ठीक हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, देखिए ये समझ में आ गया हमारा पोटेंशियल। इस लाइन को आप पहले समझिए, जो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर के लिए था, अब एयर कितने में बची, टोटल D है, D में से T चला गया तो बचा कितना, D माइनस टी, D माइनस टी में एयर बची है, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट है, ये T है, T के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो पोटेंशियल आपका आ गया E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, हमने बोल दिया। ठीक हो गया, अब हमें अगर इस रिलेशन को निकालना है तो हम क्या कहते हैं, देखिए लेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज K। जो यहाँ पे हमने मीडियम इंट्रोड्यूस कर रखा है, उस मीडियम के लिए अगर मैं खाली परमिटिविटी की बात करता तो एप्सिलॉन हो गई, और मैंने उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोल दिया, K हो गया। तो एक रिलेशन होता है, आप जैसे फोर्स में आपने पढ़ा था कि जब आप किसी मीडियम में फोर्स निकालते हैं तो एयर अपॉन K कर देते थे, याद है आपने, F मीडियम इज इक्वल टू F एयर अपॉन K, आपको तीसरे या चौथे वीडियो में मिल जाएगा जहां पे मैंने आपको शायद कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा रखा है, तो आपने पढ़ा था F मीडियम इज इक्वल टू F एयर अपॉन K। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जो होगा वो आपके पास, अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में निकालना है, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में निकालेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं, जब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है, और जब मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कम है। आप थोड़ा सा मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए, E इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं E नॉट माइनस ई डैश। देखो बच्चों, जब मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है, जिससे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका मीडियम है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहां से क्या फॉर्मूला होगा, देखो कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एयर में, वो होता, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मीडियम में जो होगा, मीडियम में होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ले लेते हैं। E मीडियम इज इक्वल टू E एयर अपॉन K। यहाँ पे मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट है, और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे आपका E लिखा है, E की जगह पे आप लोग E नॉट अपॉन K, दिख नहीं रहा सर, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो E मीडियम की जगह मेरे पास E है, और एयर के लिए E नॉट अपॉन K हो गया। तो अब आप इस चीज को समझिए, आपके पास E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K आ गया, जहां पे आपका E लिखा हुआ वहां पे आप E नॉट अपॉन K लिख दीजिए, बात खत्म। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ज्यादा नहीं हटाऊंगा। देखिए, तो V क्या था, E नॉट डी माइनस टी प्लस
ई टी था, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन के इंटू टी हो गया। ठीक है, अब आप यहां से समझिए आगे को, समझ रहे ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स होगा। हमें पता है डिक्रीज कर रहा है कितने से, किस फैक्टर से डिक्रीज करता है, तो 1/k से डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने ई नॉट बाहर ले लिया, तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन के की बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका v हो गया। ठीक है, अब आपके पास ई नॉट जो था, ई नॉट की वैल्यू थी आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रख दो, तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, इसको आपने लिख दिया, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, फिर से वही क्या, Q इक्वल टू सी वी होता है, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा। Q की जगह पे आपका क्या होता है, देखो सिग्मा अपॉन ए, Q कितना होता है, सिग्मा अपॉन, वाह 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 क्या हो गया है मुझे, यहीं पे लिख दो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो Q कितना होगा तुम्हारा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है बच्चों, C, अब यहाँ पे आपने सिग्मा इंटू ए लिख देना, और ये V की वैल्यू आपने निकाली है, इसको उठा के रख दो यहाँ पे, v की वैल्यू उठा के लिखिए कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपका। अगर आप क्या इंट्रोड्यूस करवा देते हैं यहाँ पे, मीडियम इंट्रोड्यूस कर, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि क्या होगा, ये हो गया, अभी थोड़ा सा और 5 मिनट और हमें लगता है, थोड़ा सा हम और इंटरेस्टिंग से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, टॉपिक को हम और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि अगर पार्शियली फील्ड है, अभी थोड़ा सा समझना, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला कराया था, जो पूरी तरीके से खाली था, वो आ रहा था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। तो लेट मी चेक कि क्या ये जो फॉर्मूला आ रखा है, क्या मेरा सही है गलत है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 2-3 स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाला हूँ, तो केस फर्स्ट, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया आपका, यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको काहे बचा रखा है, इसको पढ़ाओ। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या हो रहा है, देखो मेरे पास, मैंने कहा केस फर्स्ट में कहता हूँ इफ, इस फॉर्मूले से मैं सारे फॉर्मूले निकाल दूंगा, अभी देखना इसके कैपेसिटर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, इफ द space between two plates is empty, अगर इनके बीच का जो स्पेस है वो खाली रह जाता है, अगर ये प्लेट के जो बीच का एरिया है एम्प्टी है, खाली है, तो क्या हो जाएगा, आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने मीडियम रखा ही नहीं है, मीडियम आपने नहीं रखा, तो आपका टी कितना हो गया, 0, ये प्लेट है ही नहीं, तो इस प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, 0, तो आपके पास t इक्वल टू 0 हो गया। तो आपने कहा भाई t 0 हो गया, और जो c है उसको c नॉट कह दिया, c, ठीक है। मैंने कह दिया कि जब प्लेटें खाली हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा उस वक्त वो c नॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, c की जगह c नॉट लिख दो, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस 0 प्लस 0 अपॉन k, तो c नॉट क्या आ गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। वाओ, ये तो वही फॉर्मूला निकल के आ गया, कौन सा वाला, जब हमने कहा कि पूरी तरीके से खाली थी प्लेट्स, तो इसका मतलब हमने जो डिराइव किया हुआ है बिल्कुल सही डिराइव किया हुआ, तो पहला केस ही हो गया। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट हमने डिस्कस किया, हम सेकंड केस कहते हैं इफ स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स इज एम्प्टी की जगह लिख देते हैं इज फुली ऑक्यूपाइड या फुली फिल्ड बाय मीडियम। अगर पूरी तरीके से मीडियम ने फिल किया हुआ है इसको, तो जो d है वो t के बराबर हो जाएगा। अगर ये प्लेट पूरे स्पेस को फिल करती है तो जो d है वो किसके इक्वल हो जाएगा, t के, यानी कि t जो है वो हमने कहा पूरे स्पेस को भर देता, तो t यहां से बड़ा होना शुरू होगा इतना बड़ा हो जाएगा, कितना, पूरे स्पेस को भरना है, तो d t के बराबर हो जाएगा, या t जो है वो d के बराबर हो जाएगा। सेकंड केस है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना। अभी एक रिलेशन और निकालने वाला हूं, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं, इफ द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मीडियम, अगर ये पूरी तरीके से फिल्ड हो जाए, मतलब इस तरीके से जो प्लेट है पूरे रीजन में ले आते हैं, इसको लोग बना भी देते हैं, क्या जा रहा है, ये लीजिए, ये लीजिए पूरे प्लेस को, तो ये जो
टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के। तो क्या हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू डी। तो फॉर्मूला क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बच्चों जहां जहां पे टी है टी की जगह पे डी लिख दो। तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। तो कैंसिल हो गया। तो सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आपने क्या देखा कि जो आपका ये फॉर्मूला है वो के पे डिपेंड कर रहा है, और के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे, अब हमने क्या बोला था, अभी जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था मैंने बोला था मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सी जो है प्रोपोर्शनल है के। अब आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ से और करवा देता हूँ, ये आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ से क्या कंक्लूजन अगर मेरे को निकालना है तो सी प्रोपोर्शनल टू के, मतलब अगर मीडियम की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। मींस इफ यू इंट्रोड्यूस अ मीडियम इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। बात खत्म। अब यहां से आगे को बढ़ते हैं, तो कैसे देखते हैं, देखिए ये हो गया। अब आपके पास दो फॉर्मूले निकल के आए, देखो बच्चों। एक आया आपका सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और एक सी आया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये एम्प्टी था और ये फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड वाला केस है। तो अगर मैं सी अपॉन सी नॉट निकालता हूं, सी अपॉन सी नॉट निकालता हूं, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के, या फिर जो सी नॉट है वो सी अपॉन के हो जाएगा। अरे यार मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ देखो, इसको ऐसे लिखो सी इज इक्वल टू के सी नॉट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सी नॉट है वो फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस है, और जो आपके पास के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सी कैपेसिटेंस मीडियम है। तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कैपेसिटेंस होता है फ्री स्पेस का के टाइम्स हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूले, इन फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। द capacitance becomes k times on introducing dielectric। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे उस पूरे स्पेस में, तो फिर क्या होगा, ये जो आपका, अगर यहाँ पे आप पूरे तरीके से पूरे स्पेस में आप डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी हमने पढ़ी है आज की जो क्लास में। हमने सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, इसको अगर हम पार्शियली फील्ड मीडियम से कर देते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब अगर इस तरीके का मैं आपसे खुद से करने के लिए कहता हूँ, अगर 3 स्लैब रखने के लिए बोल देता बीच में, एक की थिकनेस T1, एक की T2 और एक की T3 होती है, और तीनों के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचिए। तो जो T है, फॉर्मूले में D माइनस टी आ रहा था, तो T की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 आ जाएगा, और T अपॉन K आ रखा था, तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 आ जाएगा। प्रोसेस पूरी वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने करवाई है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। कब, अगर 3 प्लेट्स रख दी जाए, एक की थिकनेस कितनी हो, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कि अगर आपके पास ऐसे, मैं बना देता हूँ यहाँ पे 3 स्लैब रख दी, T1, T2 और यहाँ पे T3, इसके लिए K1, K2 और K3, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा, जैसे आपका फाइनल फॉर्मूला आ रहा था, क्या आ रहा था, अपॉन में आ रहा था D माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ रहा था। तो यहाँ T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 क्या आता है वो आपने देखना है। तो आपको पूरा इसको सॉल्व करना है फिर से इस मीडियम के लिए, और फिर उसको ड्राइव करके निकालना है। ये आपके लिए एडिशनल एक होमवर्क हो गया। चलिए, थैंक यू।